नंबर 5। स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे। अब लेखिका यहाँ बता रही है कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदानों की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा। बर्बीला बर्बीला का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मोटे पेट वाला। क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है तो उनका पेट है वो मोटा नहीं होता। फिर जितेन ने बताया, यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। और वो बताने लगा कि खुद मैंने भी ये सब काम किए थे। मैंने भी ऐसे ही जो भारी भारी गट्ठर ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा ही बनाया गया है कि जरा सा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। नंबर 6। चाय के बागानों में युवतियां। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान है वो बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहाँ दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू यानी कि एक सिक्किम में पहना जाने वाला परिधान वो पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता यौवन, यौवन मतलब जवानी, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्र मुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असहाय था, क्योंकि लेखिका ने इतना सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 7। लायोंग में पड़ाव। तो बच्चों, लेखिका अपनी आगे की यात्रा के बारे में बताते हुए कहती हैं कि युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में पड़ाव लेना पड़ा और हम एक छोटी सी बस्ती लायोंग में है वो आराम करने के लिए ठहर गए। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी और सामने बहुत ऊपर से बहता झरना और नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे और बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तो बच्चों, कितना मनमोहक दृश्य रहा होगा यह। लेखिका इस प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठा रही थी। आगे वो कह रही हैं कि वातावरण में क्या थी अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। यानी लेखिका की आंखें हैं वो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर एकदम से भर भी आई। क्यों भर आई? क्योंकि ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा। तो यह कहकर लेखिका यह कहना चाहती है कि मेरे अंदर एक ज्ञान का बोधित्व उगने लगा। अर्थात लेखिका को लगने लगा कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन में लेखिका के यह ज्ञान उमड़ने लगा कि सभ्यता के नाम पर प्रकृति को हानि पहुंचाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ी प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध कर रही है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखिका यह बताना चाहती है कि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर
अब उसके हृदय में केवल कविता ही नहीं जाग रही थी, बल्कि हिमालय उसके लिए दर्शन बन गया था। अर्थात उसे अब एक दिव्य और अलौकिक आत्मा आनंद की अनुभूति हो रही थी और वह ईश्वर को अपने अधिक निकट महसूस कर रही थी। तो लेखिका है जब थोड़ी भावुक हो उठी, उसने नदी के पानी से अंजलि भर ली। अंजलि भर ली मतलब अपने हाथ में थोड़ा पानी ले लिया और ये मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसके मन की सारी मलिनताएं, मलिनताएं क्या होती है बच्चों कि दुष्ट भावनाएं उस धारा के साथ बह जाएं। लकड़ी के बने छोटे से विश्राम गृह में जितेन गाने की तेज आवाज पर नाचने लगा और धीरे धीरे सारे यात्री उसके साथ घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका आगे बता रही हैं कि मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया, हम उसको देखकर हम सब हैरान रह गए और हम उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता है इतना आनंद। नंबर 8, लायोंग की शानदार सुबह। जो लायोंग की सुबह थी वह बेहद शांत और सुरम्य थी। लेखिका आगे बताती है कि सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। नंबर 9, कटाओ की ओर। अब लेखिका अपनी यात्रा के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर था। कटाओ का रास्ता खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन करा दिया था। यानी कि जो लेखिका और उसके साथी थे वे डरकर बिल्कुल चुप हो गए थे, क्योंकि वो रास्ते थे बड़े ही खतरनाक थे और उस पर बारिश। एक चूक सब खलास, यानी कि यदि एक गलती हो गई तो सब है वो नष्ट हो जाएगा। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस प्रकार करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। तो लेखिका को थोड़ी जान में जान आ गई और नार्गे भी उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो लेखिका कहती है कि मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं और न ही इतना सुंदर। अब लेखिका बताती है कि हम कटाओ के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके बादल दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। पाउडर क्यों छिड़क दिया, ऐसा क्यों लग रहा था बच्चों? क्योंकि उस पर बर्फ़, पहाड़ों पर है वो बर्फ़ गिरी हुई थी, तो वो पाउडर की तरह लग रही थी। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर मतलब अपना सिर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। तो अब आगे लेखिका क्या कहती है कि हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। वे बर्फ़ का मज़ा लेने लगे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी।
घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। नंबर 10, लेखिका की मनस्थिति। तो बच्चों, लेखिका आगे बताती हैं कि जब वह कटाव पहुंच गई तो उसका मन वृंदावन हो रहा था, अर्थात उसका मन आध्यात्मिक हो रहा था। लेखिका बर्फ पर लेटकर उस जन्नत को जी भरकर देखना चाहती थी, पर उसके पास बर्फ पर पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका ने चाहा कि जूते किराए पर ले लूं, पर कटाऊ में एक भी दुकान नहीं थी। खैर, तो लेखिका ने खैर कहकर शायद यह कहने का प्रयास किया है कि कटाऊ में एक भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि दुकानें होंगी तो वहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। बच्चों, लेखिका आगे कहती है कि जहाँ साथी पर्यटक दनादन फोटो खिंचवाने में लगे थे, वहाँ मैं मतलब लेखिका इस सारे प्राकृतिक दृश्य को अपने भीतर खींच रही थी। ये हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों, लेखिका सोचने लगी कि इसी दिव्यता व सौंदर्य के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहें का महामंत्र पाया होगा। और तो और लेखिका सोचने लगी कि यह प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए ही सही तो वह करुणा का अवतार बन जाएगा, उसके मन की सारी पाशविक शक्तियां मिट जाएंगी। और दूसरी ओर जो लेखिका की सहेली मणि थी, उसके मन में कुछ अलग ही विचार उमड़ रहे थे। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है मतलब कर्ज है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। तो बच्चों, आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि आज के बाद हम भी प्रकृति के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही नदियों, झरनों और पर्वतों आदि को प्रदूषित करेंगे। नंबर 11, फौजी छावनियाँ और योमथांग की यात्रा। तो बच्चों, लेखिका अपनी आगे की यात्रा के बारे में बताती हुई कहती हैं कि हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ वहाँ दिखाई दी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? तो बच्चों, उस समय तापमान है वो -15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका ने कहा कि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी इतने कम तापमान में। तो वह हंस दिया और एक उदास हंसी में बोला, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में ही 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीनों में भी जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जब सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ये तब भी तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। तो बच्चों, लेखिका ने अपनी इस यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा है? क्योंकि लेखिका ने वैसे तो यह यात्रा मनोरंजन व जिज्ञासा से की थी,
उसका उद्देश्य कोई खोज करना नहीं था, लेकिन गैंगटोक से युमथांग की यात्रा में उसे प्राकृतिक सौंदर्य के विविध रूपों, प्रकृति के रहस्यों और सिक्किम वासियों के संघर्षमय जीवन के बारे में नए नए तथ्यों का ज्ञान हुआ। तो यह यात्रा उसकी खोज यात्रा बन गई। बहरहाल लेखिका बता रही हैं कि अब हम वो युमथांग की यात्रा पर थे। तो युमथांग की घाटियों में क्या था, एक नया ही आकर्षण था। वहाँ पर देखा ढेरों फूल है वो खिले हुए थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ है वो रास्ते जो थे वो थोड़े चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। आगे लेखिका क्या कहती हैं कि घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो गए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने बड़े ही गर्व से जवाब दिया। बच्चों, क्या जवाब दिया? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। यह सुनकर लेखिका को बड़ा ही अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। नंबर 12, लौटती यात्रा और जितेन नार्गे। तो बच्चों, लेखिका आगे बताती हैं कि लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें तरह तरह की जानकारियाँ देता जा रहा था। उसने बताया, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक देव जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ आज चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेखिका ने हैरान होकर कहा। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तब लेखिका ने कहा, तभी गैंगटोक कितना सुंदर है। तो बच्चों, जितेन नार्गे की इस बात से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी पर्यावरण की सुरक्षा करें और जल, वायु और भूमि को प्रदूषित होने से बचाएं। उसके बाद जितेन नार्गे कहने लगा, मैडम, गैंगटोक नहीं, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। और फिर वो कहने लगा, मैडम, युमथांग में भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस साल यानी सेशन 2020-21 के बोर्ड एग्जाम में कृतिका बुक में से कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का हल आपको करना है और ये दोनों प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।